गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में जो हमारा थोड़ा कुछ, वैसे तो खैर हमारा कोर्स 100% ही है, लेकिन फिर भी कई बार मैं सोचता हूँ कि कुछ चीज़ें और जितनी ज़्यादा बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाए, ये उनके लिए ही बेनिफिशियल होगा, आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, और पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में तीन तरह की रिएक्शंस आपके दे रखी हैं: इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन और सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। एक टॉपिक जो है हमारा वो फोटोकेमिस्ट्री का है। यहाँ से कुल मिला के पूरा एक क्वेश्चन आना है, और क्वेश्चन भी बहुत इजी आता है, तो वो भी कोई इशू नहीं है आप लोगों को। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना चीज़ों का। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को। देखो, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री वैसे एमएससी का टॉपिक है। देखो, पेरिसाइक्लिक मतलब क्या होता है, देखो आप लोग समझना चीज़ों का। पेरिसाइक्लिक का मतलब होता है, पेरिसाइक्लिक एक जो वर्ड है उसका मतलब होता है अराउंड द सर्किल। ये ध्यान रख लेना। पेरिसाइक्लिक जो वर्ड है उसका मतलब होता है अराउंड द सर्किल, मतलब एक चक्र के चारों तरफ। पेरिसाइक्लिक मतलब एक तरह से पेरिसाइक्लिक को अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें कि तो जो पेरिसाइक्लिक का मतलब जो परिधि वाला पार्ट है, वो परिधि वाला पार्ट जो मिलकर के एक साइक्लिक रिंग बनाता है। ये मान के चलो, बेसिकली टर्मिनल जो कार्बन्स होते हैं किसी भी, अभी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बेसिकली इसमें पाई बॉन्ड का बहुत बड़ा रोल है। पूरी की पूरी पेरिसाइक्लिक में पाई बॉन्ड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शंस में पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो मैक्सिमम जो कहानी होगी वो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स की कहानी होगी। कोई भी पाई बॉन्ड कंटेनिंग जो कंपाउंड है हमारा, उसके टर्मिनल जो कार्बन है बेसिकली वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और वो पार्टिसिपेट करके एक एसाइक्लिक सिस्टम से साइक्लिक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम चीज ऐसा नहीं है कि सब में ही साइक्लिक सिस्टम बनेगा, लेकिन एक जनरल जो पेरिसाइक्लिक वर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो अराउंड द सर्किल, और ये अराउंड द सर्किल होता क्या है? साइक्लिक शिफ्ट ऑफ, साइक्लिक शिफ्ट ऑफ, ध्यान रखना क्या होता है, साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बेसिकली ध्यान रखना, हम भले ही ना लिखें, लेकिन ये मोटे मोटे तौर पर ये जो है पूरी कहानी, जो साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की कहानी होती है, कि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। बेसिकली सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग तो होती नहीं ना, शिफ्टिंग हमेशा किसकी होती है? पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। तो ध्यान रख लेना, पेरिसाइक्लिक का जनरल मतलब क्या? अराउंड द सर्किल। अराउंड द सर्किल का मतलब मैंने बता दिया है। और उस अराउंड द सर्किल जब रिएक्शन होती है, उस पूरी रिएक्शन में क्या होता है? साइक्लिक शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मींस हम लोग ये कह सकते हैं कि ए रिएक्शन, जनरल डेफिनेशन अगर हम लोग लिखें, ए रिएक्शन विच अकर्स, विच अकर्स बाई कंसर्टेड, ये अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। बाई कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ, कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, या सिंपल इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं हम लोग। ये ध्यान रख लेना, बाई कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट, विदाउट एनी इंटरमीडिएट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन जो कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोसीड होती है बिना किसी इंटरमीडिएट के, ओनली इंक्लूडिंग ओनली ट्रांजिशन स्टेट। तो ध्यान रखना, दो इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं कि जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती हैं वो कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। और देखो, कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब एक ही होता है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमने पहले भी बहुत जगह डिस्कस किया है। कंसर्टेड का मतलब होता है ऐसी मैकेनिज्म जिसमें बॉन्ड फॉर्मिंग
और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो साइमल्टेनियसली होता है। मीन्स उसमें जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है या जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो साथ साथ होता है, ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। क्या होता है वो? कंसर्टेट का मतलब होता है बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होगा। एक तरफ से बॉन्ड टूटने लगेगा, दूसरी तरफ से बॉन्ड बनने लगेगा। मतलब इतना टाइम नहीं मिलता कि एक पूरा बॉन्ड टूटे और फिर दूसरा बॉन्ड बने, ऐसा नहीं। जैसे एक बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा, दूसरा बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा उसके पैरेलल साइमल्टेनियसली। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां से निकल के आई है कि जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं वो कंसर्टेड मैकेनिज्म होती हैं। कंसर्टेड का मतलब है कि उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होता है, और इस कंसर्टेड मैकेनिज्म होने की वजह से ही इसमें कोई ना तो आयनिक इंटरमीडिएट बनता है और ना ही कोई फ्री रेडिकल बनता है, ध्यान रख लेना। तो ये जो रिएक्शंस हैं वो कंसर्टेड मैकेनिज्म से केवल और केवल ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू कंप्लीट होती हैं, ध्यान रख लेना इस बात का अच्छी तरह से। मतलब इस पूरी रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, केवल ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और आगे देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट भी मैक्सिमम रिएक्शंस में जो ट्रांजिशन स्टेट होंगी वो भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होंगी। जब आपका प्रोडक्ट ही साइक्लिक बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो भी साइक्लिक होगी। ठीक है यहां तक? अब देखो यहां से कुछ चीजें निकल के आएंगी। कुछ चीजें क्या निकल के आएंगी देखो, कि कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये जो रिएक्शन होती है इनकी जो मैकेनिज्म होती है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है, ध्यान रख लेना। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सी मैकेनिज्म? कंसर्टेड। और कंसर्टेड की मैंने बात बता दी आपको। कंसर्टेड का मतलब होता है वो मैकेनिज्म जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग, मीन्स मैं यहां पे लिख देता हूं, कंसर्टेड का आपका मतलब क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ये ध्यान रख लेना। साइमल्टेनियसली मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो एक साथ होता है। जिस टाइम बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा उसी टाइम जो है बॉन्ड का बनना स्टार्ट हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। ठीक है? दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इन रिएक्शंस में, ओनली ट्रांजिशन स्टेट बनती है, नो इंटरमीडिएट। ये भी ध्यान रख लेना, ना तो कोई इंटरमीडिएट बनता है आयनिक और ना ही फ्री रेडिकल बनता है, ध्यान रख लेना। तीसरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है यहां पे हमारा, दीज रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक। ये वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। देखो मैंने आपको एक बार दो तरह की, तीन मतलब एक तरह से तो मैंने आपको बेसिकली दो ही टाइप पढ़ते हैं। वैसे मैंने कीमो सेलेक्टिव भी बताई थी, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो मेजर पार्ट है वहां पे तीन तरह की रिएक्शन पढ़ते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस और एक कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन और पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन जब स्टीरियो केमिस्ट्री की बात आती है तो बेसिकली मतलब अगर हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री का एक जनरल कंसेप्ट में बात करें तो बेसिकली रिएक्शंस दो ही तरह की होती हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव। तो देखो जितनी भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं वो सारी स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं। और मैंने आपको बताया था कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक रिएक्टेंट से केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है, ये ध्यान रख लेना। दूसरा प्रोडक्ट बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। वन रिएक्टेंट गिव्स वन प्रोडक्ट, दैट कॉल्ड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। और अगर एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो फिर उनमें से कुछ कोई मेजर बनेगा तो कोई माइनर बनेगा। उस कंडीशन में उस रिएक्शन को बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो ध्यान रखना ये कंसर्टेड मैकेनिज्म से होती हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साथ ही होगा तो कोई दूसरा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। एक तरफ से बॉन्ड टूटेगा, दूसरी तरफ से बॉन्ड बनेगा। तो
जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म होने की वजह से ही स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग। नंबर 4 जो है, जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर नॉट अफेक्टेड या अनअफेक्टेड, कुछ भी लिख लेना आप लोग, नॉट अफेक्टेड और अनअफेक्टेड बाई सोलवेंट और कैटलिस्ट, ये ध्यान रख लेना भाई कि ये जो रिएक्शंस हैं इन रिएक्शंस पर सोलवेंट का और कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। चाहे कोई से भी सॉल्वेंट में करवा लो, चाहे किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवा लो, विदाउट कैटलिस्ट करवा लो, इन रिएक्शंस पर जो सॉल्वेंट है और जो कैटलिस्ट है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। नंबर 5 पे हम लोग अगर प्रॉपर्टीज की बात करें यहाँ पे, तो नंबर 5 क्या कहता है, देखो नंबर 5, देखो एक चीज समझ में आ गई होगी आपको कि ना तो सॉल्वेंट कैटलाइज करता है इनको, मतलब सॉल्वेंट अफेक्ट करता है, और ना ही कैटलिस्ट। तो फिर ये रिएक्शन इनिशिएट कैसे होती हैं, कैसे ये रिएक्शन स्टार्ट होंगी, तो ध्यान रखना दीज रिएक्शंस आर इंड्यूस्ड बाई थर्मली, ध्यान रखना थर्मली और फोटोकेमिकली, ये 2 कंडीशंस हैं जिन दोनों कंडीशंस में ये रिएक्शन करवाई जाती है। या तो रिएक्शंस को हीट दी जाती है या फिर इन रिएक्शंस को जो है फोटोकेमिकल कंडीशन दी जाती है। ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रख लेना, ये रिएक्शंस केवल 2 ही कंडीशन में हो सकती हैं, सॉल्वेंट का कैटलिस्ट का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, या तो इनको हीट दी जाए या फिर इनको फोटोकेमिकल कंडीशन दी जाए। और हीट का सिंबल आपको सबको पता है, ये वाला हीट का सिंबल होता है, और HNu जो हम लोग लिखते हैं वो फोटोकेमिकल कंडीशन का सिंबल होता है। एक लास्ट और पॉइंट है जो ध्यान रख लेना, इन रिएक्शंस में कोई इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक टाइप कंडीशंस नहीं होती हैं, ध्यान रख लेना। डू नॉट इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, मतलब जो जनरली हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं ऐसा कुछ नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, ये 6 प्रॉपर्टीज आप लोग ध्यान रख लेना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में। कंसर्टेड मैकेनिज्म, ओनली ट्रांजिशन स्टेट, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, नॉट अफेक्टेड बाई सॉल्वेंट और कैटलिस्ट, इंड्यूस्ड बाई थर्मली और फोटोकेमिकली, डू नॉट इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कंडीशंस और टाइप रिएक्शंस। क्लियर है भाई? ये सारे के सारे जो 5-6 पॉइंट मैंने बताए हैं वो आप लोग ध्यान रख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। देखो अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इन रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट की जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, ध्यान रखना, कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से समझना, कॉन्फ़िगरेशन और स्टीरियो केमिस्ट्री एक ही बात है, स्टीरियो केमिस्ट्री बोल दो चाहे कॉन्फ़िगरेशन बोल दो, कॉन्फ़िगरेशन और स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन, कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री किस पे डिपेंड करती है। तो ध्यान रखना, नंबर 1 जो प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री है वो डिपेंड करती है एक तो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है उसी से डिसाइड होगा प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे भी एक लाइन, तो तीनों टाइप की जो रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, साइक्लो एडिशन, मतलब जो सॉरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन, साइक्लो एडिशन और सिग्माट्रोपिक जो रिएक्शंस पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री की जब बात करेंगे प्रोडक्ट की, तो उसमें रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि मैक्सिमम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो प्रोडक्ट में मेंटेन रहती है, रिजर्व रहती है, वो कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्टेंट में होगी किन्हीं भी 2 ग्रुप 3 ग्रुप की, वो स्टीरियो केमिस्ट्री मेंटेन रहेगी प्रोडक्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस का।
कई बार हमें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता है, हमें प्रोडक्ट दिया हुआ होता है, तो अगर हमारे माइंड में केवल एक चीज़ क्लियर है कि रिएक्टेंट की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो प्रोडक्ट में मेंटेन होती है, प्रोसीड होती है वैसे की वैसे, तो हम लोग चार ऑप्शन देख करके भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो डिपेंड करेगी एक तो स्टीरियोकेमिस्ट्री एक रिएक्टेंट पे, नंबर 2 पे डिपेंड करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और बेसिकली बात कर रहा हूं मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स पेयर की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अंडरगोइंग शिफ्टिंग, ध्यान रखना, अंडरगोइंग शिफ्टिंग और रीऑर्गेनाइजेशन। देखो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, ये सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट में, कि रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, रिएक्टेंट में जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। दूसरे नंबर पे डिपेंड करेगी कि जब उस पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग होगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग होगी, अभी मैंने बताया था साइक्लिक शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उस साइक्लिक शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बात भी डिसाइड करेगी या ये बात भी रोल प्ले करेगी प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करने में। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करेंगी रिएक्शन कंडीशंस, और रिएक्शन कंडीशंस में मैंने आपको भी बताया था दो ही रिएक्शन कंडीशन होंगी, थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन। मतलब थर्मल कंडीशन में अलग स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी और फोटोकेमिकल कंडीशन में अलग स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा कि जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारा पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का। देखो एक बार हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। क्या डिस्कस करते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में देखो बेसिकली हम लोग 6 तरह की पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़ते हैं। एक तो देखो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, ध्यान से समझना भाई, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। दूसरी हम लोग पढ़ते हैं साइक्लो एडिशन, दूसरी हम लोग पढ़ते हैं साइक्लो एडिशन। और तीसरे नंबर पे जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो हमारी होती है सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस, या इसको सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, ये ध्यान रख लेना। अब देखो इनके अलावा भी 3 रिएक्शंस और होती हैं, वो 3 रिएक्शंस मैं बताता हूं आप लोगों को। चौथे नंबर पे जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमारी होती है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। ये आप सबने देखो नेट वगैरह में पढ़ रखा होगा, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। इसके अलावा जो हम लोग एक 5th नंबर पे पढ़ते हैं वो हमारी होती है किलोट्रोपिक रिएक्शन, किलोट्रोपिक रिएक्शंस। और 6 नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं डायोट्रोपिक रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं, डायोट्रोपिक रिएक्शंस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यहाँ पे ये है कि ये जो रिएक्शंस हैं तीनों वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये हम लोग नेट गेट लेवल पे पढ़ते हैं। और देखो ये कोई टफ रिएक्शन नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो हमारी ये वाली 3 रिएक्शन ही होती हैं जो हमने पहले बताई है आपको। देखो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में क्या होता है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में या तो आपका रिंग साइक्लाइजेशन होगा, मतलब रिंग साइक्लाइजेशन का मतलब हो गया एसाइक्लिक सिस्टम से साइक्लिक सिस्टम बनेगा, या फिर आपका रिंग ओपनिंग हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर आपके पास ये कोई सिस्टम है, सपोज ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, और इसमें हम लोग यहाँ पे कुछ भी कंडीशन देंगे वो बाद में बताएंगे, थर्मल की, फोटोकेमिकल, लेकिन अब यहाँ पे होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा साइक्लोब्यूटीन। देखो एसाइक्लिक सिस्टम से, या हम लोग कह सकते हैं एसाइक्लिक पोलीइन सिस्टम, एसाइक्लिक पोलीइन सिस्टम से साइक्लिक सिस्टम बनेगा। अब इस पूरी रिएक्शन में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है,
और एक आपका पाई बॉन्ड सॉरी, हाँ सही है, एक आपका सॉरी सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये ध्यान रख लेना, ये कहानी होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की। मतलब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, एक असाइक्लिक पॉलीइन सिस्टम से एक साइक्लिक सिस्टम बनता है थ्रू साइक्लिक सिस्टम, साइक्लिक शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे कंडीशन वगैरह जो है, अब देखो अगर इसको हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लें तो ये साइक्लिक सिस्टम बन रहा है, इसको अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में माने तो ये साइक्लिक सिस्टम से असाइक्लिक सिस्टम बन रहा है। मींस ये रिंग साइक्लाइजेशन है तो ये आपका रिंग ओपनिंग है। दोनों ही रिएक्शंस जो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में आती हैं। इसको इलेक्ट्रोसाइक्लिक बोल देंगे तो इसको रिट्रो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग रिट्रो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस बोल देंगे। एक सिंपल बात समझ में आ गई। रिंग जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एक सिंपल लाइन ध्यान रखना, पॉलीइन असाइक्लिक सिस्टम से साइक्लिक सिस्टम बनता है। देखो एक चीज और मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इन रिएक्शंस में जो टर्मिनल वाले कार्बन होते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में, मैक्सिमम रिएक्शंस में ये जो टर्मिनल कार्बन होते हैं वो दोनों कार्बन आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ये दोनों कार्बन इंटरेक्ट करके ही तो ये रिंग बनाएंगे। तो बेसिकली पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में क्या होता है कि जो टर्मिनल कार्बन होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। दूसरे नंबर पे हमारी क्या आती है, साइक्लो एडिशन। देखो इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ टू अनसैचुरेटेड, वही इन वाला सिस्टम आ गया है, एडिशन ऑफ टू अनसैचुरेटेड मोइटीज, एडिशन ऑफ टू अनसैचुरेटेड मोइटीज टू फॉर्म ए साइक्लिक प्रोडक्ट, सिंगल साइक्लिक प्रोडक्ट, सिंगल साइक्लिक प्रोडक्ट। कोई भी दो अनसैचुरेटेड मोइटीज होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी और ऐड होकर के एक सिंगल साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएंगी। जैसे हम लोग कह सकते हैं सपोज ये दो एल्कीन है, दो एथीन है, ये इधर, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा ये वाला सिस्टम। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, क्या बनेगा आपके पास, ये वाला सिस्टम बन जाएगा। इसके अलावा देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये वाली एल्कीन ले ले हम लोग, यहाँ पे कहानी एल्कीन की आएगी, इन की आएगी, ये ध्यान रख लेना। ये 1,3 ब्यूटाडाइन और ये मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। जितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही सिस्टम हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से आपका जो बनेगा वो बन जाएगा, देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्राइटेरिया है, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं और 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ध्यान रख लेना, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है, और 2 सिग्मा बॉन्ड बने। ये अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, ये कहानी है आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शंस की। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं, देखो सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस। देखो सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस क्या होती हैं, इसमें होता है माइग्रेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड, माइग्रेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। सिग्माट्रोपिक जो रीअरेंजमेंट है उसमें सिग्मा बॉन्ड का, तभी तो इसका नाम सिग्माट्रोपिक है। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट का होता है माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद इन पाई बॉन्ड फ्रेमवर्क। मतलब देखो शिफ्ट भले ही सिग्मा बॉन्ड होगा, लेकिन उस सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग जो भी होगी वो भी किसके थ्रू होगी, पाई बॉन्ड या पाई सिस्टम के थ्रू होगी, पोलिन सिस्टम के थ्रू होगी। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो सपोज आपके पास ये कोई सिस्टम है, सपोज यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये यहाँ पे आपके पास ये कोई पोलिन सिस्टम है आपका।
ठीक है। अब क्या होता है, ये वाला ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आता है, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो इधर शिफ्ट हो जाता है, तो देखो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, ये जो ग्रुप था वो इस कार्बन पे आ जाएगा और इस पे आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो CH, ये होल N और ये CH2 और ये G, मतलब यहाँ पे इस ये एक तरह से देखा जाए तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई है और ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आ गया है। लेकिन शिफ्टिंग किसके थ्रू हुई है, पाई बॉन्ड के थ्रू है, पाई बॉन्ड फ्रेमवर्क के थ्रू हुई है। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। यहाँ पे जो G है, ये G कोई एटम हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। मतलब ये जो G है हमारा, अगर इसको देखें यहाँ पे, अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस G को हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो G है आपका, ये G आपका कोई एटम हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। तो ये तीन तरह का एक रिएक्शंस का बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है। मतलब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती हैं, उसमें रिंग बनेगी है। दूसरा साइक्लो एडिशन क्या होता है, दो अनसैचुरेटेड मॉइस्चरीज आपस में ऐड होंगी और साइक्लिक सिस्टम बनेगा। और जो सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट है, उसमें सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है थ्रू पाई बॉन्ड फ्रेमवर्क। ये आप लोग ध्यान रखें। तो देखो बाकी तीन जो मैंने बताई है रिएक्शंस, वो हमें डिस्कस नहीं करनी है, ग्रुप ट्रांसफर, किलोट्रोपिक और डायोट्रोपिक। ये हम लोग फिर, आप लोगों ने नेट वेट की तैयारी की होगी या नेट निकाल रखा होगा, JRF कर रखा होगा, तो आपको पता होगा ही। और अगर नहीं कर रखी है तो जब भी आप आगे करोगे तो उस लेवल पर आप लोग डिस्कस करोगे। ठीक है। अब देखो, ये तो एक बेसिक आइडिया और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात हमने कर ली है। लेकिन देखो, पूरी पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस अगर हमें पढ़नी है या पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस हमें डिस्कस करनी है, तो इन पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस को पढ़ने के लिए हमें सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का पता होना चाहिए। देखो, सिमेट्री ऑफ, once again we are going to discuss very important thing, और वो important thing क्या है, सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ पोलीइन। देखो, पोलीइन लिखो या मत लिखो, बाकी पूरी कहानी जो है ये हमारी, ये जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस है हमारी, ये पूरी कहानी बेस्ड है पोलीइन सिस्टम पर। बेसिकली हम लोग लिखते ही है ऐसे, सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ पोलीइंस और इंस जो भी है। अब पोलीइन में देखो, हमारे पास सबसे पहला जो सिस्टम आता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद जो हमारा सिस्टम आता है, मान लो अगर हम लोग इसको एलाइलिक टाइप कंडीशन में ले लें, यहाँ पे इस कंडीशन में ले लें, देखो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और यहाँ पे फ्री रेडिकल भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको एलाइलिक कार्बोकैटायन, एलाइलिक कार्बेनायन और एनायनिक फ्री रेडिकल कुछ भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे। थोड़ा सा अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ इधर, अब आप लोगों को दिख पा रहा होगा पूरा का पूरा। ठीक है। तीसरी जो हमारे पास कंडीशन आती है यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, जो कंडीशन आती है हमारी वो आ जाएगी 1,3 ब्यूटाडाइन। इसके बाद एक कंडीशन और आती है हमारी इस टाइप की, यहाँ पे वही, सॉरी एक कार्बन ज्यादा बना दिया मैंने, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे फ्री रेडिकल हो सकता है। मतलब ये कह सकते हैं पेंटाडाई इनाइल कार्बोकैटायन, अच्छी तरह से समझ लेना। इसके बाद जो आपका एक सिस्टम बन सकता है वो आपका ये वाला सिस्टम बन जाएगा। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका 1,3,5 हेक्साट्राइन है। मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा पोलीन सिस्टम आ रहा है, उस पोलीन सिस्टम का सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें पता होना चाहिए। अगर जब तक हमें सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पता नहीं होगा, तब तक पेरीसाइक्लिक पढ़ना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, पहली चीज। तो देखो, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं और उन चीजों में सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपने क्वांटम में भी पढ़ रखी होगी और MOT थ्योरी में भी पढ़ रखी होगी। उसमें आप लोगों ने खूब पढ़ा है
कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो जो पॉलीइंस की जो सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट है, उसको समझने के लिए कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखना। नंबर वन, किसी भी इन सिस्टम में जितने कार्बन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये ध्यान रख लेना। मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर आपका एथीन में 2 कार्बन है तो इसके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर ब्यूटाडाइन में 4 कार्बन है तो इसके 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर साइक्लोहेक्साट्राइन में 6 कार्बन है तो इसके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और नंबर 2 पे ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर गिवन बाई या रिप्रेजेंटेड बाई साइन। मतलब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, अगर 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे तो उनको नंबर क्या देंगे, साइन 1, साइन 2, साइन 3 और साइन 4। देखो ये आपको पता ही है, साइन वेव फंक्शन है जो हमने क्वांटम में पढ़ा था, और ये बेसिकली किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करता है। साइन जो है, वेव फंक्शन जो है, वो किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। तो बेसिकली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें एक्चुअल में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनते हैं, कि कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। मींस कहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, कहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। इसी कारण से इनको रिप्रेजेंट करते हैं साइन 1, साइन 2। अगर ये एथीन है तो इसमें साइन 1 और साइन 2 हो जाएगा। अगर ये वाला है हेक्साट्राइन तो इसमें साइन 1, साइन 2, साइन 3, साइन 4, साइन 5 और साइन 6। जितने कार्बन होंगे, अगर इसमें देखें 3 कार्बन है तो 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि तीनों के एक तरह से देखा जाए तो तीनों कार्बन का एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा, तो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 3 बनेंगे। यहां से 6 कार्बन के 6 एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे, तो नए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें नंबर ऑफ नोड्स का पता होना चाहिए हमें। नंबर ऑफ नोड्स, अब देखो सबको पता है नोड्स क्या होते हैं। ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो 0 होगी। मींस जो नोड होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। और जो नंबर ऑफ नोड हैं वो कैसे निकाले जाते हैं सबको पता है, n-1। और जो n होगा वो ये वाली वैल्यू होगी। मींस हम लोग जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो साइन n से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और यहाँ पे n बराबर क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश। ये ध्यान रख लेना, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब एक तरह से सिमेट्री तो, खैर सिमेट्री तो नॉर्मली हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग बेसिकली बोलेंगे वो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो हम लोग बोल सकते हैं कि सिमेट्री बोल देंगे एक बार जस्ट, कि हम लोग यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ पहले कि जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसमें हम लोग 2 तरह की सिमेट्री पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे एम सिमेट्री और एक हम लोग पढ़ेंगे C2 सिमेट्री। ये ध्यान रख लेना, एक हम लोग पढ़ेंगे एम सिमेट्री और एक हम लोग पढ़ेंगे C2 सिमेट्री। कि जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, मान लो जैसे ब्यूटाडाइन के 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, साइन 1, साइन 2, साइन 3, साइन 4। तो साइन 1 में कौन सी सिमेट्री है, एम सिमेट्री है कि C2 है। साइन 2 में कौन सी सिमेट्री है, एम सिमेट्री है कि C2 है। वो मैं बताऊंगा आप लोगों को जब हम लोग इनके पर्टिकुलर एक एक के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना कैसे पता लगेगा आपको। तो देखो ध्यान से समझना, मैं बताता हूँ, बहुत इजी गोइंग है। अगर आपके पास कोई भी ये मान लो कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मान लो ये 2 लोब हैं, और ये मान के चलो ये दोनों लोब टर्मिनल हैं, या इसके बीच में कितनी भी लोब आ जाएं, तो ध्यान रखना सपोज यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, क्योंकि लोब में तो पता ही है कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे एक प्लेन लगा सकते हैं इसमें, और जब इसमें प्लेन लग जाएगा तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे एम सिमेट्री होती है। और अगर आपके पास
टर्मिनल जो ऑर्बिटल है उनकी कंडीशन ये वाली है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसका इससे मिलाएंगे, इसको इस तरह से मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपकी सिमेट्री होगी वो C2 सिमेट्री होगी। ये मैंने समझने का तरीका बताया है। बाकी तो दूसरा कंसेप्ट आपको पता ही है कि अगर ऐसे प्लेन लग जाए तो M सिमेट्री, और एक मतलब एक साइड यहां से इसको पकड़ करके इसको 1 डिग्री 180 डिग्री से रोटेट करे फिर प्लेन लगे, तब आपकी C2 सिमेट्री होगी। तब आपकी कौन सी सिमेट्री होगी? आपकी C2 सिमेट्री होगी। तो वो कोई नहीं पूछता, बस आप तो ये देख लेना क्राइटेरिया कि कैसे देखेंगे। अगर ऐसे मिल रहे हैं, ध्यान रखना ऐसे मिल रहे हैं दोनों, तब तो M सिमेट्री, और क्रॉस में मिल रहे हैं तो C2 सिमेट्री। बाकी जनरल आपको पता ही है, कोई भी मोलिकुलर ऑर्बिटल अगर उसमें प्लेन लग रहा है सीधा सीधा तो M सिमेट्री। और दूसरा, एक कॉर्नर को पकड़ करके दूसरे कॉर्नर को अगर 180 डिग्री के एंगल से घुमाया जाए और फिर प्लेन लगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, एक लोब यहाँ पे एक लोब यहाँ पे, तो इसको पकड़ के इसको तो कांस्टेंट रख लेंगे, इसको 180 से घुमा देंगे और फिर प्लेन लगे, उसको हम लोग बोलेंगे C2 सिमेट्री। तो ये दो चीजें समझ लेना, यहां से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। M सिमेट्री, C2 सिमेट्री। M सिमेट्री के लिए सीधा आप मिला के देख लेना, और M सिमेट्री के लिए सीधा मिला के देख लेना, और जो C2 सिमेट्री है उसके लिए आप लोग क्रॉस मिला के देख लेना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जो भी नंबर 4 5 जो भी देख लेना, यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करेंगे होमो और लूमो की। देखो, होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। जो जैसे किसी भी पोलिन सिस्टम के जितने भी मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, उनमें से वो मोलिकुलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी हाईएस्ट और जो भरा हुआ हो, जैसे अभी कुछ एग्जांपल्स में मैं बताऊंगा आप लोगों को। और लूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, कि जो वो मोलिकुलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे कम हो और जो अनऑक्युपाइड हो, उसको हम लोग लूमो बोलेंगे, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। एक ध्यान रखना, पूरी पेरिसाइक्लिक में अगर होमो और होमो के बीच में इंटरेक्शन होगी तो ध्यान रखना कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो बॉन्डिंग। होमो होमो के बीच बॉन्डिंग नहीं होती है, ध्यान रख लेना। इस होमो को बेसिकली जो हम लोग पढ़ते आए हैं अब तक, इस होमो को हम लोग न्यूक्लियोफाइल मानते हैं, और इस लूमो को बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोफाइल मानते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो बाकी पेरिसाइक्लिक में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जैसी तो कोई चीज होती नहीं है, लेकिन अगर बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो होमो और लूमो, तो अगर होमो और होमो के बीच मतलब न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्डिंग नहीं होती है, सबको पता है। तो कोई अगर आपकी इंटरेक्शन लूमो और लूमो के बीच में होती है, ध्यान रखना, तो कोई मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, नो बॉन्डिंग, ध्यान रख लेना। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी इंटरेक्शन है वो हमेशा होमो और लूमो के बीच होगी, तभी आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखना, हमेशा इस तरह की इंटरेक्शन। अब अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें, मैथमेटिकल तो क्या, मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें, देखो अभी तक हमने क्या करवाया है, जनरल केमिस्ट्री में हम लोग प्लस माइनस के बीच बॉन्ड बनाते हैं, माइनस प्लस के बीच बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो लोब्स की इंटरेक्शन होगी, तो एक लोब सपोज ये वाली है, दूसरी लोब ये वाली है, तो दोनों लोब अगर प्लस साइन में मिलेंगे या फिर दोनों लोब माइनस साइन में मिलेंगे, तभी बॉन्ड बनेगा। आप कभी भी ये मत सोचना कि हम लोग सिंपल केमिस्ट्री लगा दें, इसका प्लस और इसका माइनस, नहीं, दोनों का प्लस लोब या फिर दोनों का माइनस लोब मिलेगा, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। मतलब ये बॉन्डिंग कंडीशन होती है यहाँ पे। सिंपल केमिस्ट्री में तो हम क्या पढ़ाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बनाते हैं, कार्बोकेटायन और कार्बोनेन के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे जब लोब्स की ओवरलैपिंग, वैसे तो एमओटी में मैंने पढ़ाया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव लोब मिले तब आपकी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होती है, लेकिन आप उस चीज में मत चले जाना, क्योंकि आप उस चीज को तो भूल जाते हो, बॉन्डिंग वाले को तो आपके माइंड में तो यही रहता है प्लस माइनस के बीच बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ नहीं बनता है,
वो एक जनरल केमिस्ट्री, वो एक अलग चीज है कि हम लोग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बीच बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जब लोब्स की ओवरलैपिंग की बात आती है तो दोनों लोब्स सेम साइन के साथ मिलने चाहिए, तब तो आपकी होगी बॉन्डिंग इंटरेक्शन। और अगर दोनों लोब्स अपोजिट साइन के साथ मिलेंगे तब आपकी होगी एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन। और एंटी बॉन्डिंग में तो आपको पता ही है, एंटी बॉन्डिंग में तो कोई बॉन्ड बनता ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब देखो, इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि उनमें कौन सी सिमेट्री होगी, कितने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो देखो, हम लोग सबसे पहले एथीन की कहानी पढ़ लेते हैं। देखो, सबको पता है कि एथीन में 2 ही कार्बन हैं, तो 2 ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। और 2 ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे तो देखो मैं बना देता हूं। आपका एक तो बना देंगे साई 1, एक बना देंगे साई 2। ये एक तो हो गया आपका, जस्ट 1 मिनट। देखो, एक तो आपका ये वाला हो गया है और एक बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये बना दिया दूसरा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग लेते हैं नोड्स, नोड कितने होंगे। देखो, ये साई 1, सॉरी उल्टा लिख दिया है मैंने एक बार, जस्ट ये साई 1 होगा और ये साई 2 होगा। ये साई 1 होगा, ये साई 2। तो इसके लिए तो नोड कितने हो गए, n-1। n-1 का मतलब कितना हुआ, 1-1। 1-1 का मतलब नोड कितना हुआ यहाँ पे, 0 नोड। और यहाँ पे देखा जाए तो 2-1, तो यहाँ पे आपका 1 नोड आएगा। अब देखो, सिंबल आपको पता ही है, प्लस प्लस। देखो, अब देखो आप लोग खुद देखो, अगर दोनों सेम साइन है तो इनके बीच में कोई नोड नहीं होता है। नोड कब होता है, देखो प्लस और माइनस, इनके बीच में एक नोड माना जाता है, ये मान देख लेना। अब आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको नोड बनाने हो तो कैसे नोड बनाओगे। इसमें कोई नोड नहीं है, तो अगर सेम साइन आ रहे हैं तो कोई नोड नहीं होता है, और जैसे ही 2 लोब के बीच में अपोजिट साइन आएगा उनके बीच में एक नोड जनरेट हो जाता है। तो देखो, पहली चीज आ गई है, ये इसके मोलिकुलर ऑर्बिटल है साई 1 और साई 2। इसमें 0 नोड है, लोब पे सिंबल मैंने लगा दिए हैं, तो नीचे आप माइनस कर देना, इसमें माइनस और इसमें प्लस। देखो, अब हम लोग बात कर लेते हैं। आपके पास 2 तरह की सिमेट्री थी, एक एम सिमेट्री थी और एक C2 सिमेट्री थी। देखो, करना क्या होता है मैं बता दूं, यहाँ पे बेसिकली 2 चीजें हम लोग यूज करेंगे, एक एस और एक ए। एस का मतलब है सिमेट्रिक और एक का मतलब होता है एंटी सिमेट्रिक। एक जगह एसिमेट्रिक मिल जाएगा, एंटी सिमेट्रिक मिल जाएगा, उसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो देखो, इसमें देखो एम सिमेट्री दोनों सेम है, तो यहाँ पे तो देखो एम सिमेट्री है, तो एम के नीचे लिख देंगे सिमेट्रिक। तो देखो, अब जब एम है तो C2 नहीं है, तो C2 के नीचे लिख देंगे एंटी सिमेट्रिक। क्या लिख देंगे, एंटी सिमेट्रिक। और इसमें देखे तो देखो क्रॉस मिल रहे हैं, तो इसमें कौन सी सिमेट्री है, अब आपको पता चल गया होगा, इसमें C2 सिमेट्री है। तो देखो, एम सिमेट्री में आ जाएगा एंटी सिमेट्रिक और C2 में आ जाएगा सिमेट्रिक। ये कंडीशन से आपको ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं फोटोकेमिकल कंडीशन और मतलब थर्मल कंडीशन और फोटोकेमिकल। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाए तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे, आपको पता है एथीन में तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरे जाएंगे। और अगर फोटोकेमिकल कंडीशन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, तो फोटोकेमिकल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, ठीक है। देखो, समझ लो आप चीजों को। अब होगा क्या, देखो अब होगा क्या। अब देखो, अगर हम लोग बात करें होमो की, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, तो देखो जो आपकी थर्मल कंडीशन है उसमें होमो होगा। इस कंडीशन में, थर्मल कंडीशन में आपका जो होमो होगा वो साई 1 होगा। देखो, ये चीजें बहुत काम आएंगी, अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि सारी कहानी मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे चल करके इसी तो डिसाइड करेंगे कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग फोटोकेमिकल कंडीशन की बात करें
तो इसमें जो होमो होगा वो होगा साइन 2। ये चीजें अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से आपको पूछ लिया जाएगा कि जो आपका एथेन है फोटोकेमिकल कंडीशन में उसका होमो होगा, तो उसका होमो क्या होगा? साइन। थर्मल कंडीशन में, फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा? साइन 2। और अगर थर्मल कंडीशन में लूमो की बात करें तो साइन 2 जो होगा वो आपका लूमो होगा इन फोटोकेमिकल कंडीशन। देखो समझ लो आप लोग अच्छी तरह से, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता भी होना चाहिए। तो ये आपकी पहली कहानी हो गई है किसकी? एथीन की। अब हम लोग बात कर ले सपोज साइक्लोब्यूटाडाइन की। देखो साइक्लोब्यूटाडाइन में आपको सबको पता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो यहाँ पे जो पोलिन सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइडेड कर देंगे, एक 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वही कहानी जो हम लोग एरोमेटिसिटी में पढ़ते हैं। जैसे ये कौन से सिस्टम में जाएगा? 4n+2, सॉरी ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाएगा। अगर साइक हेक्साट्राइन की बात करें तो वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में चला जाएगा। अभी जो मैंने एथीन बताया वो किस में जाएगा? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। तो यहाँ पे भी जो पोलिन्स हैं एक रिएक्शन को समझने के लिए या उस रिएक्शन की सहूलियत के लिए हम लोग पोलिन सिस्टम को भी दो पार्ट में डिवाइडेड करेंगे, या तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि फिर जो भी सिस्टम होगा वो 4n में आएगा, उन पे सेम ही कंसेप्ट अप्लाई होगा। और जो भी पोलिन सिस्टम है जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आएगा उनमें सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा। इसलिए पूरे पोलिन सिस्टम्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइडेड कर लेंगे, एक 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाएगा। देखो अब आप समझो 4 कार्बन है तो 4 ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, ध्यान रख लेना। और 4 कौन कौन से बनेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल बना देते हैं हम लोग। एक आपका यहां हो जाएगा, एक आपका यहां पे हो जाएगा, एक आपका यहां पे बना देते हैं और एक आपका यहां पे। ठीक है? या फिर हम लोग एक बार कुछ दूसरा तरीका अडॉप्ट करते हैं। और दूसरा तरीका क्या अडॉप्ट करेंगे देखो मैं बता देता हूं, क्योंकि जल्दी हो जाएगा अपना काम। 1 मिनट बस। 4 लोब बना देता हूं मैं। एक लोब हमारी ये वाली हो गई है, एक लोब हमारी ये वाली हो गई है, एक ये और एक ये। ठीक है? और जब ये चारों लोब हो गई तो ध्यान से समझो, ये आपकी कॉपी कर दिया मैंने। देखो इसी को हम लोग 4 जगह शिफ्ट कर लेंगे। ये काम जो हमारा है वो इजी गोइंग हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आएगा। 1 मिनट जस्ट, थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं। डिजिटल बोर्ड में ये फायदा है कि आपके पास ऑप्शन बहुत आएंगे। ठीक है? एक लोब और बनानी है हमें, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे। ठीक है भाई? देखो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करें तो साइन 1, साइन 2, साइन 3 और साइन 4। अगर नंबर ऑफ नोड्स की बात करें, हम लोग नोड की बात करें तो देखो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। n-1 तो 0 नोड होगा, 1 नोड होगा, 2 नोड होगा, 3 नोड होगा। अब अगर हमें नोड के अकॉर्डिंग सिंबल बनाना हो, अब देखो 2-3 चीजें हैं, या तो आप रट्टा मार लो या फिर नोड के अकॉर्डिंग सिंबल बना लो। तो देखो इसमें 0 नोड है तो सबका सेम साइन कर दो, ये लो, क्लियर है। इसमें एक नोड बनाना है तो एक नोड हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा तो प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस प्लस। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। इसमें 2 नोड बनाने हैं हमें, तो 2 नोड बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लस माइनस माइनस प्लस। देखो एक नोड ये हो गया है और एक नोड ये हो गया है, ध्यान रख लेना। ठीक है? इसमें 3 नोड बनाने हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको तीनों के बीच में 3 नोड बना देना। तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस
माइनस प्लस। देखो बहुत इजी गोइंग चीजें हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाने जितना इजी काम है ही नहीं, अगर आपको नंबर ऑफ नोड्स पता है तो। अगर आपको नंबर ऑफ नोड्स पता है तो क्लियर हो गया है। अब वही बात कर लेते हैं, देखो सीधा सीधा बताता हूं। एम सिमेट्री, C2 सिमेट्री। देखो इसमें कौन सी सिमेट्री आएगी, इन दोनों को देखो आप तो दोनों सेम हैं, तो एम सिमेट्री में सिमेट्रिक, इसमें और इसमें एंटी है तो एंटी सिमेट्रिक, दोनों में सेम है तो सिमेट्रिक, इसमें और इसमें अपोजिट है तो एंटी सिमेट्रिक। और जहां पे मिरर प्लेन सिमेट्री नहीं है वहां पे C2 कर दो, तो इसमें वाली एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, ये लो बस कहानी खत्म। कुछ नहीं करना, बहुत इजी गोइंग चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थर्मल कंडीशन में और फोटोकेमिकल कंडीशन में। अब देखो आपको सबको पता है इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं हमें, 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन थर्मल कंडीशन में तो ये वाले, और फोटोकेमिकल कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा एक्साइटेड होकर के। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल कंडीशन में, तो थर्मल कंडीशन में जो होमो होता है, इस साइक्लोब्यूटाडाइन का जो होमो होता है, ध्यान रखना, थर्मल कंडीशन में होमो इन थर्मल कंडीशन साई 2, और लूमो क्या होगा, साई 3। लेकिन अगर होमो इन फोटोकेमिकल कंडीशन, तब आपका क्या आएगा, साई 3, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन होता है, वो आपको सिंपल सा पूछ लेता है कि 1,3 ब्यूटाडाइन में, 1,3 ब्यूटाडाइन में फोटोकेमिकल कंडीशन में लूमो होगा। तो देखो फोटोकेमिकल कंडीशन में लूमो क्या होगा, साई 4। ये बड़ा इजी गोइंग क्वेश्चन है, लेकिन समझने की जरूरत पड़ेगी इसमें, ये ध्यान रख लेना आप लोग अच्छी तरह। इसकी जरूरत पड़ेगी, समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, अच्छी तरह से समझ लो। तो ये आपका हो गया है साई मतलब ब्यूटाडाइन का, साइक्लोब्यूटाडाइन नहीं, सिंपल ब्यूटाडाइन का आपका हो गया है। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। देखो इसके कितने कार्बन है, देखो एक बार अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आगे वाले पेज पे बना लेंगे, पहले समझ लो आप लोग एक बार। यहाँ पे बात करें तो देखो ये आपके कितने 3 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मींस हम लोग ये कह सकते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाएगा। ठीक है, तो 6 ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, ध्यान रख लेना, और 6 ही उसमें लोब होंगी, क्योंकि 6 जो कार्बन है उनके 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक्चुअल में देखो होता क्या है, ये जो बनाए हैं, ये जो 4 लोब बनाई है, वो 4 कार्बन के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, अनहाइब्रिड कंडीशन वाले हैं। देखो आप देखो, चारों के चारों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और sp2 होगा तो प्रत्येक कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा। ये वही अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल की लोब हैं, 4 कार्बन की 4 लोब, और ये 4 कार्बन की 4 लोब जो है वो 4 तरह से इंटरेक्शन करके 4 तरह के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बना सकती हैं, बनाती हैं, जैसे कि हमने बनाए हैं। ऐसे ही हम लोग सेम चीजें अप्लाई कर लेते हैं मतलब हेक्साट्राइन पे। तो देखो हेक्साट्राइन की क्या कहानी है, ध्यान से समझ लेना आप लोग, थोड़ा छोटा छोटा बनाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 6 लोब बना, 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल हमें बनाने हैं। 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए क्या करेंगे, देखो छोटा छोटा बनाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। ठीक है, अब इसकी कॉपी कर लेते हैं और उसको 6 जगह हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है भाई, ये कॉपी, एक कॉपी तो ये हो गई इसकी, दूसरी कॉपी ये वाली कर दी है हमने, तीसरी वाली ये वाली कर दी है हमने, चौथी वाली ये वाली हो गई हमारी, और जो लास्ट है हमारी वो ये वाली है। ठीक है, ये 6 ऑर्बिटल्स हो गए आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल, इनको नाम दे देते हैं। देखो
नाम देने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, साई 5, साई 6। देखो समझो, चीजें बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा तरीका आपको पता होना चाहिए। नोड की बात कर ले तो नोड तो देखो n-1 तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो इन नोड्स के बेसिस में इनको सिंबल देंगे। सिंबल देंगे तो देखो इसमें 0 नोड है तो सबको सेम साइन, ध्यान रख लेना भाई, सबको सेम साइन। इसमें एक नोड होनी चाहिए तो एक नोड यहाँ पे आएगी, तो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। दो नोड बनानी है तो देखो दो नोड बनेंगी हमारी यहाँ पे, एक यहाँ पे। जस्ट 1 मिनट। अगर यहाँ पे हम लोग नोड बनाएंगे, दो नोड बनानी है हमें, तो दो नोड हम लोग, जस्ट 1 मिनट, सिमेट्रिक रूप से बनाएंगे हम लोग। तो एक नोड यहाँ बनेगा और एक नोड यहाँ बनेगा। तो देखो इनको सिंबल देंगे प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस। अब हमें बनानी है कितनी नोड? तो देखो एक नोड दो नोड हो गई, अब हमें बनानी है 3 नोड। और 3 नोड कैसे बनेंगी? देखो अगर 3 नोड की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो देखो एक नोड तो बना देंगे यहाँ पे। देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आपका सारा काम इजी हो जाएगा। और एक नोड यहाँ पे बना देंगे तो देखो ये प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस, तो नीचे अपोजिट साइन लिख देना, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसमें भी लिख देना माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे आपको 4 नोड बनानी है, तो 4 नोड कैसे बनेंगी? देखो आपकी 4 नोड के लिए बात करें तो देखो थोड़ा सा सिमेट्रिक देखा जाए तो एक नोड तो यहाँ पे बना देना, मैं देख लूँ एक बार, सही है बिल्कुल। एक नोड यहाँ पे बना देना, एक नोड यहाँ पे बना देना, एक नोड यहाँ पे बना देना, और एक नोड यहाँ बना देना। तो देखो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे ये माइनस आ गई, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। और इसमें तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये आपकी 5 नोड हो जाएंगे। देखो इस तरह से सिस्टमेटिक, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल इजी गोइंग चीजें हैं, आप इजीली कर सकते हो। देखो अब आगे की कहानी तो आपको पता ही है, M और C2 ये तो कर ही लोगे। देखो दोनों लोब पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइड में ऊपर की तरफ, तो सिमेट्रिक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो एम सिमेट्री नहीं होगी। ये पॉजिटिव एम सिमेट्री, एम सिमेट्री होगी तो एम सिमेट्री के नीचे आ जाएगा सिमेट्रिक। इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, एंटी सिमेट्रिक। इसमें पॉजिटिव सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। अब जहां पे मिरर प्लेन सिमेट्री नहीं है वहां पे C2 सिमेट्री होगी, तो जस्ट अपोजिट कर दो, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक। ये लो आपकी कहानी हो गई सही। देखो एकदम इजी गोइंग चीजें हैं। अब देखो हम लोग वही कंडीशन ले लेते हैं, दोनों की दोनों, 2 3 4 5 और 6, और इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6। देखो 3 पाई बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो कहानी क्लियर है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के साई 3 से साई 4 में चला जाएगा। साई 3 से कहाँ चला जाएगा? साई 4 में चला जाएगा। तो देखो फोटोकेमिकल कंडीशन में ये जो साई 3 है वो होमो होगा, बट फोटोकेमिकल कंडीशन में ये साई 4 जो है वो होमो होगा। इसमें ये साई 4 जो है वो लूमो होगा, और इसमें जो साई 5 है वो लूमो होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन। तो ये बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा देखो एक सिस्टम और पढ़ते हैं हम लोग, वो भी मैं बता देता हूँ, जो मैंने अभी बताया था, एलाइल सिस्टम की बात कर लेते हैं हम लोग।
और एलाइल सिस्टम में देखो आपको पता ही है ये वाली कहानी होती है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और यहाँ पे फ्री रेडिकल भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी मैंने एक कार्बन ज्यादा बना दिया है, नहीं चलेगा, पता नहीं चलता बस। यहाँ पे ये वाला, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये फ्री रेडिकल भी। तो देखो इसमें कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन है। और 3 कार्बन है तो 3 ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, साई 1 साई 2 साई 3, तो बना देते हैं 3 मोलिकुलर ऑर्बिटल। और 3 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो तरीका हमने सीख ही लिया है। एक यहाँ बनाएंगे और यहाँ पे दूसरा, मतलब इसी की कॉपी करेंगे फिर हम लोग बाद में। तो पहला तो यहाँ बना लेते हैं, चलो इसकी 2 ही कॉपी करेंगे, तीसरे में तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, इसलिए मैं 2 कॉपी कर देता हूँ इसके। बीच वाले को मैं छोड़ रहा हूँ एक बार, है ना, और बीच वाले को मैं छोड़ रहा हूँ, बीच वाला मैं वैसे ही बनाऊंगा। बीच वाला जब बनाएंगे तो आपका बनेगा एक लोब यहाँ पे और एक लोब यहाँ पे, इसको आप छोड़ देना यहाँ पे इस लोब को, या कुछ बुक्स में आपको छोटा सा ऑर्बिटल और मिलेगा, या फिर आप इसको लोब मान लेना। ठीक है, तो देखो अगर यहां से हम लोग देखें, जस्ट 1 मिनट, अब सही। ठीक है, तो अगर यहां से हम लोग देखें तो कंडीशन वो की वही आएंगी। सबसे पहले तो नंबर दे दें इनको, तो साई 1 साई 2 साई 3। नोड की बात करें तो देखो अब इंपॉर्टेंट है, 0 नोड होगा, 1 नोड होगा, 2 नोड होंगे। तो 0 नोड होगा तो सब पे सेम साइन, ध्यान रख लेना भाई, माइनस माइनस माइनस। 1 नोड, और वो नोड यहाँ होगा, इसलिए देखो मैंने वो ऑर्बिटल नहीं बनाया था, क्योंकि ऑर्बिटल का मतलब तो क्या है, ये ऑर्बिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लोकेशन जहां इलेक्ट्रॉन पाई जाने की पॉसिबिलिटी, वो एरिया, वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन पाई जाने की पॉसिबिलिटी कुछ ना कुछ होती है, उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये नोड आ रही है तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल एक सिंपल सा बिंदु बना के नोब लगा देते हैं, लोब लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पे एक नोब बनानी है तो ये माइनस, और यहाँ पे 2 नोड बनानी है तो 2 नोड तो आपको पता ही है, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस। अब आप लोग चेक कर लो, अब देखो आगे की कहानी आपको पता ही है, C2 सॉरी M सिमेट्री और C2 सिमेट्री, M और C2 देखो पॉजिटिव पॉजिटिव तो M में आएगा सिमेट्रिक, पॉजिटिव नेगेटिव तो एंटी सिमेट्रिक, पॉजिटिव पॉजिटिव तो सिमेट्रिक, और ये एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। अब देखो यहाँ पे हम लोग 3 कंडीशन ले लेंगे, और 3 कंडीशन लेने का मतलब क्या होगा, क्यों लेंगे मैं बताता हूँ आपको। 3 कंडीशन हम लोग इसलिए लेंगे क्योंकि मैं बना देता हूँ, एक तो आपका कार्बोकेटायन मान लो, और एक आपका जो है ये वाला एलाइलिक एनायन मान लो, और एक आपका जो है वो फ्री रेडिकल मान लो। तो देखो इसमें भी 2 कंडीशन होंगी आपकी, थर्मल और एच न्यू। ठीक है, और थर्मल और एच न्यू में देखो 3 ऑर्बिटल आएंगे इसमें, ये वाले 3 ऑर्बिटल होंगे। अगर कार्बोकेटायन की बात माने तो केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे, और इधर बात करेंगे तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे। मीन्स ध्यान से समझो आप लोग अच्छी तरह से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारा, कि अगर हम लोग एलाइलिक कैटायन की बात कर रहे हैं तो जो थर्मल कंडीशन है उसमें होमो होगा साई 1, लेकिन फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो होगा साई 2। फोटो सॉरी थर्मल में होगा साई 1 और फोटोकेमिकल में होगा साई 2। लेकिन अगर हम लोग एनायन की बात करते हैं तो एनायन में देखो अब की बार 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। कि अगर हम लोग एलाइलिक एनायन की बात करते हैं तो जो थर्मल कंडीशन है, ध्यान रखना, उसमें जो होमो होगा वो साई 2, ध्यान रख लेना। थर्मल कंडीशन में होमो साई 2, बट फोटोकेमिकल कंडीशन में जो होमो होगा वो साई 4। ये आप लोग अच्छी तरह ध्यान रख लेना, एलाइलिक एनायन में इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एलाइलिक एनायन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना अच्छी तरह से देखो। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये फोटोकेमिकल ये थर्मल, और देखो आपको पता है यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन 3 ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे।
ध्यान से समझो अब आप लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आपसे कोई पूछ ले कि एलाइलिक फ्री रेडिकल में फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो, तो साई 2। अब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो ध्यान रखना, एलाइलिक फ्री रेडिकल में, एलाइलिक फ्री रेडिकल में फोटोकेमिकल कंडीशन में जो होमो होगा वो साई 4 होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ लेना, सारी चीजों को लिख लेना। अगर फिर भी कोई इश्यू हो तो आप लोग हमसे पूछ लेना। ये जितना भी मैक्सिमम आपका काम का था। अब ऐसे तो देखो 2-3 सिस्टम और हैं, ब्यूटाडाइनाइल सिस्टम का भी कर सकते हैं हम लोग ऐसे तो। लेकिन ध्यान है आप लोगों को कि फिर इतना एक नॉलेज आपको होना चाहिए, उतना सारा मैंने आपको बता दिया है। पेंटाडाइइनाइल सिस्टम कौन सा होगा, उसका आप लोग बना के देख लेना, आपको पता चल ही जाएगा। पेंटाडाइइनाइल सिस्टम कौन सा है, ये वाला सिस्टम। यहाँ पे फ्री रेडिकल हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है। पेंटाडाइनाइल कैटायन हो जाएगा, एनायन हो जाएगा, फ्री रेडिकल हो जाएगा, और कंसेप्ट वो का वही जो मैंने आपको अभी एलाइलिक सिस्टम में बताया। तो ये बेसिकली हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, जो मोलिकुलर सिमेट्री की कहानी थी हमारी। कौन सी कहानी हमने डिस्कस कर ली है, मोलिकुलर सिमेट्री ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स या सिमेट्री ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, हमने पढ़ ली। अब हम लोग उन तीनों रिएक्शंस को 1 बाई 1 करके डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। और ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी जल्दबाजी नहीं है कि हम कोई दौड़े। 3 या 4 लेक्चर होंगे 4-5 घंटे के, उसमें हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे। तो हमारे पास देखो, हमारा सिलेबस तो लगभग लगभग पूरा 100% कंप्लीट है। बस ये तो आप लोगों के लिए, कुछ बच्चे जिनको ये चाहते हैं कि हम 100% अचीव करें, बस उन लोगों के लिए है। बाकी देखो, आपका काम तो जितना मैंने पढ़ा दिया है उससे भी, पढ़ाने का मतलब ये है कि मैंने 98% तक आप लोगों को पढ़ा दिया है। बस मुश्किल से अगर पूरे सिलेबस की बात करें तो कोई 2-4 वीडियो बचेंगे। और ये चीज़ें मैंने इसलिए बचा के रखी थी कि आप लोगों से कनेक्टिविटी मेरी बनी रहे एंड तक। और आपको देखो, टेस्ट आपके सारे टाइम पे मिल रहे हैं, उनका वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का इश्यू हो तो आप लोग हमें बताएं, हम लोग इम्प्रूवमेंट करने के लिए तैयार हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, कुछ भी हम लोग, आप लोग जैसा सजेस्ट करेंगे, हमें लगेगा कि सूटेबल है बच्चों के लिए, हम लोग 100% चेंज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि।